Hello and welcome to you all to the wisdom classes. Once again, I'm here, your teacher, your host, हरीश शर्मा. आज हम अपनी क्लास में सोशल साइंस के पार्ट हिस्ट्री के चैप्टर 1 को बेटा ले रहे हैं. बहुत ही बड़ा चैप्टर है और एज फार एज आई कंसर्न मोस्टली बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हुए डरते भी हैं. ठीक है. जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री को पढ़ने में वो ही बच्चे इसको पढ़ पाते हैं. बाकी बच्चे कोशिश करते हैं कि इससे बचा जाए. लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस चैप्टर को बिना पढ़े आप अच्छे मार्क्स लाने की सोचना भी मत, क्योंकि बेटा इससे अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मार्क्स का आ ही जाता है. राइट. एक इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक इससे आपका 3 मार्क्स का और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है. बाकी आपके लक पर डिपेंड करता है कि 3 मार्क्स और 1 मार्क में आ जाए या ओनली 5 मार्क में आ जाए. बट इससे ना आए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. ठीक है. तो जैसा कि आपको पता है हम वेरी शॉर्ट में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, असर्शन रीजंस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस इनमें कवर कर रहे हैं बेटा अपनी क्लासेस के अंदर. राइट. तो हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और आप लोगों को बस एक ही काम करना होता है बेटा, इसको लाइक करें, शेयर कर दें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा. देखिए एग्जाम से पहले जितने बच्चों के पास वीडियो पहुंच जाएगा उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन होगा. ओके. तो कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी इसको आप लाइक और शेयर कर दें. तो हम आज चलते हैं जो चैप्टर है 1 नेशनलिज्म इन यूरोप के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. और बेटा एक चीज़ और बता दूं, आज आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए प्लीज़ वीडियो को देखना, बिकॉज आज 20 क्वेश्चंस नहीं हैं, आज क्वेश्चंस 30 हैं. ठीक है. क्वेश्चंस 30 हैं और कुछ मैंने होमवर्क में भी आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस डाले हुए हैं. सो प्लीज़ वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम का मैटर है. राइट. तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. व्हेन वाज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम. देखिए जब आप यूनिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में आता है बेटा. ओके. तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरलैंड को कब जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया. तो इसका आंसर गैस कर लीजिए. मैं आंसर बेटा टिक करने जा रहा हूं. ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, 1801. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का. देखिए कुछ नाम ऐसे हैं बेटा हिस्ट्री में, हम हिटलर की बात करते हैं, हम नेपोलियन की बात करते हैं. ठीक है. हम जार निकोलस हुए हैं उनकी बात करते हैं, और किंग 14, 13, 16 इनकी बात करते हैं. जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा तो इन लोगों का नाम जरूर आता है. ओके. तो बताइए, आपने गैस कर लिया होगा. चलिए हम चलते हैं बेटा ऑप्शन की तरफ. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है. इनको बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट किया गया था, ऐसा मानना था लोगों का उस समय वहाँ. हालांकि बहुत सारी हिस्ट्री हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऐसा मानना था कि कहीं ये एक प्रॉपर डिक्टेटर ना बन जाए, क्योंकि इसको डिस्ट्रक्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी वहाँ पर कहा गया है. ओके. तो चलिए हम आगे चलते हैं बेटा. वैसे तो अब आजकल हर नुक एंड कॉर्नर पर बहुत सारे नेपोलियन हैं अवेलेबल. ठीक है. जो हमारी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने में कोई ना कोई योगदान देते रहते हैं. लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम फिलहाल पुराने नेपोलियन को ही पढ़ लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द कस्टम्स यूनियन ऑफ प्रूशिया. कस्टम्स ऑफ यूनियन ऑफ प्रूशिया है बेटा, ये ऑफ है यहाँ पर. राइट. इसको आप ऑफ कर लीजिए, ये इसकी जगह ये ऑफ है. ओके. ऑफ. प्रूशिया and joined by most of the German Zollverein formed at the initiative of states. एक कस्टम यूनियन है बेटा जोल्वेरिन जिसका नाम दिया गया है, तो उसको प्रूशिया ने और मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट ने अपने आप को उससे कब कनेक्ट किया. तो कौन इसका आंसर देगा. चलिए पहले हम बात कर लेते हैं बेटा इसके आंसर की, उसके बाद हम आगे चलेंगे. इसका आंसर है 1834. ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे. आज हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट आंसर्स पर ही टिक किया जाए. ठीक है. बाकी चीज़ों को हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे. राइट. सो लेट्स मूव.
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा ये आपको अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर तो ये आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पर जो आपके ट्रेडर्स थे वो लिबरलिज्म की डिमांड कर रहे थे कि उनके ट्रेड में किस तरह का उनको लिबर होना चाहिए, उनको कौन सी चीज़ें फ्री होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है, अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू, कुछ कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी। तो बेटा आपको इसका आंसर देना है कि कितनी कस्टम ड्यूटीज़ के साथ उनको गुजरना होता था। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आपको पता है बेटा कि उस समय क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई इंसान हरियाणा से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से आपका फिर यूपी में आ रहा है, यूपी से बिहार में जा रहा है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगहें होती थी, एक ही कंट्री में अलग अलग बार टैक्स पे करना होता था। तो बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। ठीक है, बाकी चैप्टर आपने स्टडी किया होगा, वहाँ कुछ ना कुछ आपको जरूर बेटा इससे मिला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? इसका आंसर आप लगा लीजिए डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज? बहुत फेमस कोड रहा है बेटा। आपको बता दूं इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है बेटा। ठीक है, ये कोड ऑफ सिविल कोड क्या था, इसमें क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस कोड की। तो कोड का आंसर हो जाएगा नेपोलियनिक कोड, क्योंकि ये कोड नेपोलियन ने दिया था अपने टाइम में कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ एस्टेट जनरल? एस्टेट जनरल को क्या न्यू नेम दिया गया था? बेटा हिस्ट्री है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा आपको अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक वर्चुअल क्लास है, वीडियो के थ्रू मैं आपको चीज़ें पहुंचा रहा हूं बेटा। अगर हम रियल क्लास में होते हैं, जहाँ फेस टू फेस बैठे होते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं वहाँ इनको कराने के। और सबसे अच्छा मेथड होता है ड्रिल। आप किसी चीज़ को 1 से 2 बार अपने आप रिपीट कर लीजिए। आई मेक यू श्योर बेटा यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर की तरफ चलते हैं, और आंसर हमारा हो जाता है सी, नेशनल असेंबली इसका नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following areas was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये सिर्फ MCQ बेस ही नहीं है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि जो आंसर मैं बताने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, हम साथ जाएंगे द बाल्कन्स के। बाल्कन्स रीजन है बेटा जिससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड अक्सर रखता है। ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड जो मैटर है उसको रेडी कर लीजिए। वी कैन डिस्कस अ लॉट इन दिस वीडियो, क्योंकि हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं MCQs को डिस्कस करें। छोटी मोटी को इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, बट ये क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आता है, सो प्लीज गो थ्रू वंस। ओके, तो बाल्कन्स रीजन इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चल रहे हैं बेटा। हु वर द जुनकर्स? 1 नंबर का क्वेश्चन, MCQs में भी आता है, और ये डायरेक्ट पूछने के लिए भी आ जाता है विदाउट ऑप्शन। तो आप बताइए ये कौन थे बेटा? हु वर जुनकर्स? चलिए आपने सोच लिया होगा, मैं टिक कर देता हूं। लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया के लार्ज लैंड ओनर्स को जुनकर्स कहा जाता था, राइट। चलिए आज आपको 25 क्वेश्चंस कम से कम इसमें से ठीक करने होंगे बेटा, याद रखना। अभी भी कुछ चीज़ें इसमें बचती हैं, इतना करने के बाद भी आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। कीप रिमेंबर, व्हाट डिड द फॉक स्टैंड फॉर? अब मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने द फॉक क्यों बोला है, क्योंकि बेटा ये जर्मन में इसको हम दा बोलते हैं, DAS को, और VOL की फोक होता है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में कोई भी V का साउंड नहीं होता, उसको हम F साउंड करते हैं। ठीक है, तो कीप रिमेंबर, व्हाट डिड द फॉक स्टैंड फॉर? किसके लिए यूज होती थी ये टर्म वहां पर? तो ये होती थी बेटा कॉमन पीपल के लिए।
द फॉक स्टैंड फॉर कॉमन पीपल. ओके, व्हाट डिड द फॉक स्टैंड फॉर? कॉमन पीपल. इसके साथ बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं. आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो बेटा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए. थोड़ा सा एक गड़बड़ है बेटा यहाँ. A lot of labor is being done for you all here from my side and still there the lack of comments. देखिए, आपको अगर नहीं कोई चीज़ अच्छी लग रही है, यू कैन राइट डाउन देयर बेटा. ठीक है, सबको सब चीज़ें पसंद नहीं आती. आई एम हेयर टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू गेट समथिंग इन अ ग्लांस. सो इट डजेंट मैटर, ये आपकी चॉइस है, आपको राइट्स भी मिले हुए हैं. आप लाइक कीजिए, आप डिसलाइक कीजिए, डजेंट मैटर बेटा. हाँ, अगर आप डिसलाइक करेंगे थोड़ा मैटर करेगा मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं. आई ट्राई टू मेक रिफॉर्म्स इन दिस. आप कमेंट भी जरूर बेटा उसमें लिखिए. मैंने आपसे कहा था अपना स्कोर उसमें जरूर डालें. रोज इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं बेटा. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं. नेम द कस्टम्स यूनियन फॉर्म्ड बाय प्रूशिया टू एबोलिश टैरिफ बैरियर्स. अभी पीछे ही ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है. टैरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए जो ट्रेड पर बैरियर्स होते थे, जिससे लोग इजीली मूव कर सकें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. ठीक है, तो कौन सा था वो जो उन्होंने एबोलिश किया था? तो हम जाएंगे बेटा आंसर नंबर बी की तरफ, ज़ोल्वेरन. इसकी स्पेलिंग भी आप लर्न कर लेना बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट आता है तो उस समय स्पेलिंग हमें लर्न नहीं होती कई बार. सो हम वी जनरली कमिट अ मिस्टेक. सो ट्राई टू फाइट शाई ऑफ doing such type of mistakes, right? Okay, so next question number 11. Who was Giuseppe Mazzini? Giuseppe Mazzini कौन था? Think. You will have to think yourself first, and now I am going to tell you the answer. He was an Italian revolutionary. बहुत अच्छा रोल प्ले इसने किया था बेटा इटली के यूनिफिकेशन में भी. ठीक है, चलिए. आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? बहुत फेमस ट्रीटी है बेटा इंटरनेशनल हिस्ट्री में. ट्रीटी ऑफ वियना, वियना सिटी था बेटा. वहां पर जो ट्रीटी हुआ था उसका मेन इंटेंशन क्या था? चलिए बेटा चलते हैं आंसर की तरफ. रिस्टोर मोनार्चीज. रिस्टोर मोनार्चीज इसका मेन इंटेंशन था. ठीक है, क्योंकि इसके बाद बर्बन डायनेस्टी वापस आ गई थी, नेपोलियन चले गए थे, नेपोलियन को डिफीट हो गई थी. ठीक है, तो उसके बाद रिस्टोर मोनार्चीज के लिए इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को किया. 1815 में हुई थी. यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कब हुई थी, एक क्वेश्चन बनता है 1815 की ट्रीटी किस सिटी में हुई थी, और एक क्वेश्चन बनता है ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम क्या था. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं बेटा. व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स सिंबलाइज? आपने एक पिक्चर को देखा होगा चैप्टर के अंदर, जहां पर एक लेडी ब्लाइंड फोल्डेड है और उसने अपने हाथ में एक स्केल लिया हुआ है. स्केल समझते हैं ना, तराजू जिसको हम बोलते हैं, राइट? तराजू का मतलब क्या होता है? मतलब हमें तराजू में हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम बैलेंस करते हैं. बैलेंस मतलब किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. तो चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा. आंसर होगा इसका बेटा जस्टिस के लिए उसने अपने हाथ में वो स्केल लिया हुआ है. तो आंसर नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. ओके, वंस अगेन फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वियना. काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने बताया था काफ़ी फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है. हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? वियना की ट्रीटी को होस्ट किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक मैटरनिच was the person who hosted the Treaty of Vienna in 1815. ओके, तो इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. मैंने पहले ही बेटा आपको एक बात क्लियर कर दी थी कि आपको आज थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लेंदी हो जाए, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है. कोशिश की गई है कि वो क्वेश्चन जो मोस्ट
उम्मीद की जाती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी अप्रोच्ड इन द एग्जाम पेपर। तो वहाँ से इन क्वेश्चंस को रखा गया है, ठीक है। ये एक बेटा गैस होता है, एक एक्सपीरियंस होता है जिसके थ्रू ये सब चीज़ें की जाती हैं। ओके, वी आर नॉट द पीपल दैट हु आर मेकिंग योर बोर्ड एग्जाम पेपर, बट स्टिल इट इज़ अवर गेस। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871? सोचिए और बताइए, 1871 में जर्मनी का एम्परर किसको प्रोक्लेम किया गया था? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर हो जाता है हमारा डी, केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया को। यहाँ पर भी बड़ा क्लैश रहा था, बड़ा पंगा रहा था, क्योंकि जब भी आप यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट मिलेंगी बेटा, ठीक है। नेशनलिज्म यूरोप चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 16 इज दिस क्वेश्चन नंबर 15? या डेफिनेटली चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन हियर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और हो सकता है इस बार इस तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप गेट्स कोल्ड, हु स्पोक दिस लाइन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब इसको डिस्क्राइब भी करा सकते हैं आपसे, ओके, और ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा था। तो पहले आप मुझे बताइए ये लाइन किसने बोली थी? व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप गेट्स कोल्ड। चलिए, यू मस्ट हैव गेस्ड, आंसर हो जाता है ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच ने ये लाइन यहाँ पर बोली है बेटा। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। पहले मैं आपको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश बता दूं बेटा, ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल भी बनता है, ठीक है। तो अभी हम इंग्लिश की कोई बात नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगा आई शुड टेल, तो मैंने बता दिया, क्योंकि कभी भी कोई देश छींक नहीं मार सकता, लेकिन हमने यहाँ ऐसा बोला है तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। और इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है बेटा, फ्रांस में अगर कोई थोड़ी सी भी घटना घटी थी, कुछ भी फ्रांस के अंदर होता था, तो पूरे यूरोप में वो बहुत तेजी से फैल जाता था। जैसे कोल्ड फैल जाता है ना, आपने देखा होगा, जैसे कोरोना फैल गया था, ओके। तो बिल्कुल ऐसे ही फ्रांस में होने वाला कोई भी इंसिडेंट था, उसकी सारी चीज़ें तुरंत पूरे यूरोप में फैल जाती थी, क्योंकि बहुत सारी आर्मी लगी हुई थी, बहुत सारे लोग लगे हुए थे। क्योंकि फ्रांस की, जब आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर किस तरह से उन लोगों ने रेवोल्यूशन किया और बाकी यूरोप कंट्रीज़ ने उसी को बाद में फॉलो किया। तो वहाँ होने वाली कोई भी घटना बहुत तेज़ी से पूरे यूरोप में फैलने के लिए ये यूज़ किया गया है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बेटा। तो इसी के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया? एक पिक्चर है उसमें जर्मेनिया की, तो आपको बताना है किस आर्टिस्ट ने उसको पेंट किया था। तो आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं इस पर टिक लगाता हूं बेटा, आप अपना चेक कर लेना। ये फिलिप वेट थे जिन्होंने इस जर्मेनिया की पिक्चर को पेंट किया था, ओके। सो आप, मुझे उम्मीद है कि साथ के साथ अपने आंसर्स देख रहे होंगे। अगर बेटा गलत हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नो नीड टू वरी, क्योंकि एक रूल होता है बिल्कुल सिंपल हमारी लाइफ का। जैसे क्रिकेट के पिच से पहले कितनी भी बैटिंग बॉलिंग कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बस क्रिकेट के पिच पर जाकर कोई मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए। उससे पहले कोई मिस्टेक नहीं होती, वो ड्रिल होता है। लेकिन अगर आप उस पिच पर जाकर मिस्टेक करते हैं तो फिर आपकी करियर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही एग्ज़ाम से पहले मिस्टेक नहीं होती, एक ड्रिल है, एग्ज़ाम से पहले रेडी कर लीजिए, ओके। सो दीज ऑल द मिस्टेक्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। गलती करना भी एक सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है, राइट। तो चलिए, फिलिप वेट की से बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? जैसे हमने जर्मनी का पढ़ा था, ऐसे ही बेटा इटली का भी है और आपको आंसर बताना है। चलिए सोचिए, बच्चों ने टिक कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका एक आर्टिस्ट का ही क्वेश्चन है और ये सबसे पहले पेज पर ही
पहली लाइन पर ही ये आंसर बेटा लिखा हुआ है आपकी हिस्ट्री की बुक में, क्योंकि उसी पेज पर एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है। आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world from the following। बताइए बेटा क्या आंसर इसका होगा। चलिए एक काम करते हैं, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। Once again I am telling you, you will have to give the answer of question number 19 in comment box. I'll be waiting for your answer बेटा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके आंसर्स का। एक बच्चा बहुत ही एक्टिव है अभी, अनिकेत नाम का एक बच्चा है बेटा, वो काफ़ी क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा, इफ़ यू आर डूइंग दिस सो यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। वेल डन अनिकेत बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट्स। कितने स्टेट में डिवाइड था इटली? चलिए इटली को आप बताइए, जर्मनी को मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी भी बेटा ऐसे ही 39 स्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है, जैसे इटली है। तो इटली का आंसर मैं टिक करता हूँ, आप चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। 7 स्टेट्स में इटली डिवाइडेड था 19th सेंचुरी में, अपने यूनिफिकेशन से पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको बता दूं, ये आंसर आपको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे बेटा। फिलहाल तो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको लोकेशन भी बता रहा हूं कि ये चीज़ें where can you get from these all the answers, right? चलिए, when did act of union take place? act of union कब हुआ था बेटा? मैं आपको बता दूं, ये यूज़ किया गया था बेटा यूनाइटेड किंगडम को बनाने में, तो वहाँ पर ये एक्ट था। तो आप इसका आंसर बताइए, और अकॉर्डिंग टू दिस आंसर इज क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर ए 1707 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 Who among the following was declared as the most dangerous enemy of social order by Duke Metternich? क्या बात है, क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है बेटा एग्जामिनर कि ड्यूक मैटरनिच, इसमें तो आ गया है कि जो अब आंसर मैं देने वाला हूँ, पहले चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे और दिया जा सकता है। तो आंसर है इसका सी, गिसिप्पी मैजिनी। तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया, एक ये आ सकता है कि गिसिप्पी मैजिनी को मोस्ट डेंजरस एनिमी सोशल ऑर्डर के लिए किसने बोला? तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, राइट? हमें बेटा इसी तरह से मल्टीपल ऑर्डर में क्वेश्चंस को पढ़ना होता है कि ये क्वेश्चन हाउ कैन इट बी क्रिएटेड। तो कोई क्वेश्चन 4 तरीके से भी बन जाता है, जैसे यूनियन एक्ट वाला था, कब हुआ, ईयर दे देंगे यहाँ पर कौन सा एक्ट हुआ, एक दे देंगे कि इस एक्ट के थ्रू किसको ऐड किया गया, एक इसमें क्वेश्चन बन जाएगा यूनियन एक्ट वाले में कि किसके यूनिफिकेशन में यूनियन एक्ट का यूज़ किया गया था। तो बताइए, एक ही क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर सी, गिसिप्पी मैजिनी। क्वेश्चन नंबर 23 ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा बेटा उसी पेज पर चैप्टर हिस्ट्री में, जहां पढ़ा होगा आपने ट्रेड बैरियर्स के बारे में कि किस तरह से लोग चाहते थे अपने ट्रेड्स को करना, किस तरह की लिबरल पॉलिसी वो चाहते थे और क्यों चाहते थे। तो वहाँ पर ये आता है LA द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वॉज यूज टू मेजर। ELLEB है बेटा कई जगह और ELEB मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि ये एक मेजरिंग यूनिट थी, तो किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था इसका? थिंक एंड आंसर, थिंक एंड आंसर बेटा। चलिए, यू मस्ट हैव थॉट, तो आंसर हो जाता है हमारा ए, क्लोथ को मेजर करने के लिए इस LA नाम की एक यूनिट का यूज़ किया जाता था यूरोपियन कंट्रीज़ में, राइट? चलिए, सो माय डियर लिसनर्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आपके लाइक, शेयर और कमेंट बेटा नेक्स्ट वीडियो को बनाने में हेल्प करते हैं एंड डेफिनेटली हमें एक रीइंफोर्समेंट मिलता है, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो बच्चे कुछ चीज़ों से बेटा दूर रहते हैं उनको पता नहीं चल पाता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एकदम से क्लिक करती हैं जब हम वीडियो देखते हैं, तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, absolutist is the vision of a society that is too ideal to actually exist। ये एक लाइन दी हुई है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। पढ़ लीजिए बेटा आराम से। Absolutist is the vision of a society that is too ideal to actually exist। And my dear children, I am trying to speak in two languages. Okay, I'm trying to speak in Hindi as well as English. It is going to help you out because direct Hindi is not possible for especially CBSE board aspirants. They generally understand the terms in English, but I am trying to explain in Hindi also. तो अकॉर्डिंग टू मी ये हो जाता है फॉल्स। आप लोगों के लिए इसमें दो टास्क बनते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग क्या होता है, वो कौन होते हैं, और दूसरा ये जो फॉल्स है इसका राइट स्टेटमेंट क्या होगा। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। वंस अगेन अ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। बेटा देखिए, आपको मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जो आपके मैचिंग वाले पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, जिस बच्चे ने बेटा इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा, इनको पढ़ा, कुछ अलग से अपनी स्टडी की, तो वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही मैचिंग की फॉर्म में आपको कई बार मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैचिंग का कोई इतना बड़ा खेल नहीं है, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन से ही हम मैचिंग क्रिएट कर लेते हैं। A direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal is called suffrage। बहुत ही जाना पहचानी लाइन मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं, अब इसको आप सही से पढ़ लीजिए और बताइए कि ये क्या लाइन है। यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। मेरे हिसाब से ये लाइन होती है बेटा फॉल्स। तो आपको इसमें क्या बताना है। अगर ये फॉल्स है तो सफरेज क्या होता है, नंबर 1, और अगर यहाँ सफरेज नहीं आएगा बेटा तो इसकी जगह पर कौन सा वर्ड यूज होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप एक बार पढ़िए अपने आप। चलिए बेटा, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि हम करते हैं रोज, तो आप इसको रीड कीजिए। इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन वर मिक्स थे। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को बुरा लगा, क्योंकि जिनसे वो टैक्स ले रहा था उसने टैक्स का कहा था कि अब टैक्स सभी देंगे। उसने ज़मीनों को भी सेट कराया था बेटा, उसने बैंक्स को नेशनलाइज करा दिया था, ऐसी कुछ चीज़ें थी। लेकिन वो क्या कर रहा था, उसने फोर्स रिक्रूटमेंट भी शुरू किया था, लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराना। वो चाहता था कि उसकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो कुछ लोग खुश थे, कुछ नहीं थे। रीज़न इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एट्सेट्रा ओवर आउटवे द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। देखिए उसने एक तो टैक्सेशन मैंने बताया थोड़ा सा बढ़ा दिया था, सेंसरशिप भी एक प्रॉब्लम रही। सेंसरशिप टर्म बहुत बार पूछा जाता है बेटा। कंट्रोल ओवर प्रेस, कंट्रोल ओवर एडिटिंग पार्ट, कंट्रोल ओवर न्यूज़पेपर्स, ठीक है, कंट्रोल ओवर मीडिया। तो ये सभी देशों में रहा है, भारत में भी लगा था सेंसरशिप, राइट। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर आपके सामने है, वही एज इट इज़ जो रोज आपके सामने होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 में मेरे अकॉर्डिंग बेटा आंसर के पास जाएंगे हम। फर्स्ट के दोनों ही करेक्ट हैं और दूसरी उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको एक बार फिर से रीड कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। ओके, रीजन है ज़ोल्वेरिन वाज फॉर्म टू प्रिजर्व कंजर्वेटिज्म। देखिए रीज़न तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसके साथ, ठीक है।
और लॉजिक नहीं बनता तो हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो आंसर हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या और मिलने वाला है। लेट मी टेल यू वन थिंग। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ? एक क्वेश्चन आता है 1832 में कौन सी ट्रीटी हुई? इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो साइन किया गया वो उसका क्या फायदा हुआ? तो रीजन है अंडर दिस ट्रीटी ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुआ था और उसका फ़ायदा ये हुआ था कि ग्रीस पहला पार्ट था, ठीक है, इस ट्रीटी के बाद यूरोप में सबसे पहला पार्ट था जो एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में सामने आया था। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मैंने स्पेशली उनमें नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था ये यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ट्रीटी कब हुई, ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑल्सो एन assertion reason based क्वेश्चन। एक्ट ऑफ यूनियन वॉज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ओके, रीजन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट वॉज टू अंडू चेंजेस दैट हैड कम अप इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। कोई लेना देना ही नहीं है, राइट माय डियर, कोई लेना देना मुझे लग ही नहीं रहा है बेटा। एक्ट ऑफ यूनियन एक अलग चीज़ है और नेपोलियनिक वॉर्स एक अलग चीज़ है। एक्ट ऑफ यूनियन हुआ है 1707 में। नेपोलियनिक वॉर्स की बात करें तो उन्होंने 19th सेंचुरी में की बात हम कर रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है, जब लेना देना नहीं है तो क्या कहाँ जाएंगे हम? लेकिन पहली लाइन बिल्कुल ठीक है। ओके, जब पहला एजर्शन ठीक है तो हम जाएंगे कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे बेटा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और आज के सेशन का इस वीडियो का एक्सप्लेनेटरी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, योर होस्ट, योर टीचर हरीश शर्मा, representing my classes, wisdom classes, through all these videos. And children, I am trying to give you my best, okay, at my best level. So last question है assertion. India ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Okay, reason in 1834 a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia. बताइए बेटा इसका क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा? मैं आपको बता दूं बेटा, जो अर्ली 19th सेंचुरी थी वहाँ के जो आइडियाज़ थे नेशनल यूनिटी के, वो सब यही चाह रहे थे कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म हो। सब स्वतंत्र होना चाह रहे थे, सब स्वतंत्र होना चाह रहे थे अपने काम के लिए, सब स्वतंत्र होना चाह रहे थे अपने ट्रेड के लिए बेटा, सब स्वतंत्र होना चाह रहे थे अपने लाइफ के लिए। और यहाँ पर लिबरलिज्म से मतलब है कि स्पेशली ट्रेड। तो यहाँ जो ज़ोल्वेरिन था वो कस्टम यूनियन बनाया गया था 1834 में प्रूशिया में। तो बिल्कुल हम ऑप्शन 1 के साथ ही जाएंगे। और यहाँ लास्ट में चलिए वो है नहीं तो हम यहीं से काउंट कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर आपका 1 ही जाएगा, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. So I hope that you are going to enjoy this video, especially those who have gone through the chapter once. They are going to give the answer. And children, like, share and comment, ये 3 चीज़ ज़रूर कर लीजिए। और एक बेल आइकन आता है बेटा, उसको आप प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियोस जैसे ही जाएं तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। दूसरा बेटा 30 क्वेश्चंस का ये कैंपेन इस चैप्टर का हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद जैसा कि रोज़ हम करते हैं, डू योर सेल्फ का एक विंडो खुलता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस घर पे अपने आप करने होते हैं,
ठीक है, उसमें आपको एक छूट है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डाल भी सकते हैं आंसर। तो देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द अबव फिगर, फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इमेज, सेकंड क्वेश्चन। शायद इसका आंसर पहले हम दे चुके हैं यहाँ, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा स्मार्टनेस भी चेक की जाती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज, इस इमेज का सिग्निफिकेंस क्या है। ये तीनों ही आंसर आप खुद लिखेंगे एंड इफ इट इज पॉसिबल सो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है, आप में डाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इन द गिवन इमेज द courier of Rhineland loses all that he has on his way home from Leipzig. Study the picture and answer the question that follows. Who is represented as a postman? Identify from the given options. नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, पिक्चर 2 आंसर। मैं समझ जाऊंगा कि क्या आंसर आपने दिया है। चलिए एक आपका मैच द फॉलोइंग में भी है बेटा। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप आराम से देख लीजिए, वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं एंड डेफिनेटली आई विल वेट फॉर योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो ये भी आप ही के लिए है। और इसके साथ साथ बेटा कुछ और क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। हु वॉज अर्नेस्ट रेनन, इसके आंसर के लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक बॉक्स मिलेगा, बुक के अंदर एक बॉक्स होगा बेटा, उस बॉक्स में इसका आंसर आपको 100% मिलेगा। व्हाट इज प्लेबिसाइट, 8th 9th 10th तीनों क्लासेस में ये वर्ड बहुत यूज हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में भी इसका यूज करते हैं हम। व्हाट डज नेशन स्टेट मीन, जब हम नेशनलिज्म यूरोप पढ़ते हैं तो विदाउट नेशन स्टेट मीन कि हम नहीं पढ़ सकते उस चैप्टर को, कि एक नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, describe any 3 steps taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people. क्या कलेक्टिव आइडेंटिटी उन्होंने यूज़ की लोगों के अंदर एक नेशन की भावना लाने के लिए, उनके अंदर रिवॉल्यूशन पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ें थी। तो आप इसको अपनी रफ पर लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है बेटा, मैं अब बहुत जल्दी आपकी एक ऑनलाइन, ठीक है, लाइव क्लास भी लेने वाला हूँ, जिसमें स्पेशली मैं कुछ वर्कशीट्स रखूँगा जिसमें आपको अपने आंसर्स देने होंगे। अभी तो ये आपका वीडियो चल रहा है, वीडियो आपके पास पहुँचेगी बेटा, बट आफ्टर 1 or 2 days डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव क्लास। सो प्लीज़ सब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और उस लाइव क्लास का टाइम क्या होगा उसके लिए मैं आपको पहले एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास के क्वेश्चंस थे जो आज यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर शेयरिंग, फॉर लाइकिंग और फॉर योर कमेंट्स। आई होप दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दीज वर्क अलॉन्ग विद दी स्टडी। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बेटा अगली क्लास में कल नए चैप्टर के साथ और उसके कुछ वेरी शॉर्ट MCQs क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मौसम चेंज हो रहा है बेटा, तो ट्राई टू टेक सम गुड मेजर्स। ठीक है, थोड़ा सा भी फ़ैन वगैरह को अवॉइड भी करना है। और दूसरी चीज़, अपने चारों तरफ कोशिश कीजिए कि सफाई बनी रहे, आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। टेक केयर, ओके।